जी, मैनेजिंग द ओरेकल इंस्टेंस इज आवर करंट वन चैप्टर। करंट वन चैप्टर के मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं OEM क्या होता है, OEM को आप कैसे यूज करेंगे, जब आप एंटरप्राइज एडिशन इंस्टॉल करते हैं तो आपको कितने कंपोनेंट्स वगैरह मिलते हैं, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की टेक केयर करना, लाइक लिसनर को स्टार्ट करना, स्टॉप करना, DB को स्टार्ट करना, EM को अप करना, डाउन करना, ये कैसे पॉसिबल है, SQL प्लस के साथ आप कैसे पैरामीटर पास कर सकते हैं, P फाइल्स, लाइक जो आपने पैरामीटर फाइल SP फाइल और P फाइल पढ़ी थी, उनके क्या इंपॉर्टेंट वाइटल पैरामीटर्स हैं, कितने नेचर के हैं, आप उसे कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, एंड देन डेटाबेस को कैसे आप क्लीन शटडाउन करेंगे, अलर्ट लॉग फाइल को व्यू करना, उसके कंटेंट्स को देखना, कहाँ पे प्रॉब्लम है, डायनामिक परफॉर्मेंस व्यूज, अगर डेटा डिक्शनरी अवेलेबल नहीं तो इसको कैसे यूज करें, ये सारे के सारे हमारे करंट वन चैप्टर के मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। 11G डेटाबेस आपको स्टैंड अलोन नहीं मिलती, अनलाइक 9i। ठीक है, यहाँ पे डेटाबेस जब आप एंटरप्राइज एडिशन में करते हैं तो इट्स अलोंग विद मैनेजमेंट फ्रेमवर्क कंपोनेंट्स। हाँ, हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। वन इज, सबसे पहले हमें मिलता है डेटाबेस सर्वर, लाइक विच कॉन्सिस्ट ऑफ एन इंस्टेंस, जो भी आपने पढ़ा SGA, बैकग्राउंड प्रोसेसेस एंड अ डेटाबेस, फुली क्वालिफाइड डेटाबेस जो इसके साथ है। नंबर 2 हमें मिलता है लिसनर सेपरेट, DB सर्वर सेपरेट है, लिसनर सेपरेट है, दोनों ही आपके सर्वर मशीन पे हैं, दोनों के दरमियान कोई जिसे कहते हैं इंटरलिंक नहीं, स्टार्टअप शटडाउन होते वक्त। तीसरा ऑप्शन मैनेजमेंट एजेंट एंड DB कंसोल, AS सर्विसेज, मिडिल टीयर सर्विसेज। मिडिल टीयर सर्विसेज हमारे पास इस तरह से अवेलेबल हैं। वी हैव एम्बेडेड OMS, Oracle मैनेजमेंट सर्वर, जिसे हम OC फॉर J कहते हैं। ये ट्रू OMS नहीं है, OC फॉर J, Oracle कंटेनर फॉर J2EE, एंड एन एम्बेडेड एजेंट, OC फॉर J एंड एजेंट। ये दोनों मिलके क्या करते हैं, हमारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप इंडिविजुअल डेटाबेस के लिए OC फॉर J कॉन्फ़िगर कर लें अलॉन्ग विद एजेंट, या फिर आप ग्रिड के ऊपर रिलाई करें। ग्रिड में क्या होगा, लाइक हियर एजेंट आपका OMA, Oracle मैनेजमेंट विच इज ग्रिड एनेबल एजेंट, ये डिप्लॉय हो जाएगा, लिसनर के साथ रेडी हो जाएगा। ओवर लैन और वैन जो भी आपके पास सर्विसेज अवेलेबल हैं, ग्रिड आपने एक सेपरेट मशीन पे किया हुआ, ग्रिड की अपनी DB होती है, लाइक जिसे हम OMR कहते हैं, Oracle मैनेजमेंट रिपोजिटरी, उसका अपना फुली क्वालिफाइड OMS, Oracle मैनेजमेंट सर्वर होता है, अनलाइक OC फॉर J एंड हैव अ सेपरेट OMA नोड के ऊपर रन हो रहा होगा। आपका ये OMA क्या करेगा, आपको इस OMS तक टू वे लिंक क्रिएट कर देगा। इट्स कॉल्ड ग्रिड एनेबल्ड एजेंट। ग्रिड एनेबल्ड एजेंट जो होगा आपका, वो आपको इस एप्लीकेशन सर्वर के साथ कम्युनिकेट करवा देगा ताकि आप इस ग्रिड वाली डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर सकें, और आपका OEM ग्रिड एनेबल्ड ओपन होगा। दो चॉइसेस हैं, तो ग्रिड तो भी हमारे सिलेबस में नहीं है एट अ मोमेंट, हम उसके OMA, OMR एंड OMS पे नहीं जा रहे एट अ मोमेंट। जो हमारे पास चीज अवेलेबल है, इट्स व्हाट, लाइक के हमारे पास मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के अंदर OC फॉर J एंड रेगुलर OMA ये अवेलेबल है। इस OC फॉर J के ऊपर आपका कंप्लीट OEM, Oracle एंटरप्राइज मैनेजर, जो HTTP प्रोटोकॉल पे आपका चलता है, वो सारे का सारा इसी OC फॉर J के ऊपर आपका चल रहा होता है, या एम्बेडेड एप्लीकेशन सर्वर जिसे आप कह सकते हैं। ठीक है, सो दिस वन इज अ होल थिंग, जो एट अ मोमेंट आपको होल आर्किटेक्चर में डेटाबेस सेपरेट, सर्विसेज सेपरेट, लिसनर सेपरेट एंड AS सेपरेट, सर्विसेज भी सेपरेट, कंप्लीट तीनों टीयर्स आपको अवेलेबल है यहाँ पे स्टैंड अलोन DB की शेप में भी। जी, हाउ टू स्टार्ट अप शटडाउन। सबसे पहले ये AS से बिगिन होता है कि अगर आपने AS को बिगिन या डाउन करना है। लुक एट, हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं, आप चाहें
तो पहले EMCTL स्टार्ट, लाइक यहाँ पे एजेंट की कमांड पहले दे दिया करें और DB कंसोल की बाद में दे दें, और आप सिंपल DB कंसोल की कमांड दें, ये ऑटोमेटिक एजेंट को खुद ही अप कर देता है, आपको एजेंट की सेपरेट कमांड देने की जरूरत नहीं। ठीक है। हाउ टू स्टार्टअप शटडाउन, तो स्टार्टअप शटडाउन में बता रहा है कि जब आपने एप्लीकेशन सर्वर को स्टार्टअप शटडाउन करना है तो आप सिंपल इतनी कमांड लिखते हैं EMCTL स्टार्ट DB कंसोल। ये दो चीजों को अप करता है, लाइक एक तो OC फॉर J को, ठीक है, Oracle कंटेनर फॉर J2EE, और एक आपका OMA Oracle मैनेजमेंट एजेंट। ठीक है, आप इसको चेकआउट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पहले लिसनर अप किया है, देन डेटाबेस अप किया है, देन जिसे कहते हैं बाकी चीजें अप की हैं, सो आई कैन चेक इट। आप स्टेटस में यहाँ पे लिख सकते हैं EMCTL, इफ यू डू नॉट नो एनीथिंग जस्ट राइट डाउन EMCTL लिख के एंटर करें, जितनी भी ऑप्शंस हैं आपको ऑल ऑप्शंस दे देगा। इसकी लॉट ऑफ ऑप्शंस हैं, एजेंट को उसकी ब्लैकआउट डिक्लेयर करना, उसके लॉट ऑफ ऑपरेशंस होते हैं, उसको सिक्योर करना, उसको HTTPS पे लेके जाना। सो देखिए कह रहा है कि ये कमांड इस तरह से चलेगी, EMCTL स्टार्ट स्टॉप DB कंसोल, EMCTL स्टेटस सिक्योर सेट पास DB कंसोल स्टेटस एजेंट, ये डिफरेंट फ्लैग्स हैं, इनके साथ आप चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए जैसे आपने एजेंट का स्टेटस चेक करना है तो यू हैव टू राइट डाउन EMCTL स्टेटस एजेंट। हाँ जी, ये हजरत एजेंट, ये भी ब्लैक वाटर का एजेंट है। ठीक है, सो ये एजेंट क्या कहता है आपको, ये हजरत कह रहा है कि जी स्टेटस एजेंट की वर्जन है 10.2.0.3। ठीक है, ये वही 10G वाला ही कंटेनर प्राइमरीली यूज हो रहा है, क्योंकि 11G कंटेनर 11G AS अभी तक नहीं आया। बता रहा है कि एजेंट का URL ये है, आप इस URL से जाके एजेंट का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। एजेंट OC फॉर J की ही रिपोजिटरी यूज कर रहा है, एजेंट की अपनी पोर्ट 3938, ये देखिए पोर्ट भी आपको सारी स्पेक्स वगैरह बता रहा है। द एजेंट इज रनिंग एंड रेडी। इसी तरह से अगर आपको DB कंसोल OC फॉर J के बारे में नहीं पता तो यू कैन राइट डाउन EMCTL एंड आफ्टर दैट स्टेटस, कमांड वही है, एंड DB कंसोल। आप इन इंडिविजुअल कमांड स्टेटस की जगह स्टार्ट स्टॉप रीस्टार्ट, डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ब्लैकआउट डिक्लेयर करने की ऑप्शंस हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए मैंने लिखा EMCTL स्टेटस DB कंसोल, उसने कहा जी कि OEM 11G इज रनिंग, और ये उसकी लॉग डायरेक्टरी बन रही है, यहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो हम लोग यूजुअली डायरेक्ट कभी भी एजेंट को स्टार्टअप शटडाउन नहीं करते, हम लोग डायरेक्ट कमांड लिखते हैं स्टार्ट DB कंसोल स्टॉप DB कंसोल। लेकिन जब आप कभी ग्रिड यूज करेंगे उस वक्त तो DB कंसोल नहीं होता आपके पास, उस वक्त सिर्फ एजेंट होता है। फिर आपको स्टार्ट एजेंट स्टॉप एजेंट, और कमांड भी चेंज हो जाती है, फिर आप EMCTL की कमांड नहीं यूज करते। ठीक है, वो OMSCTL की कमांड आप यूज करते हैं, उसकी कमांड्स और इसकी कमांड्स में वेरिएशन है लिटिल बिट में। ठीक है, तो ज्यादा ह्यूज डिफरेंस नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है। डन। जब आपका एजेंट ये OEM अप होता है तो आपको बताता है कि आप इस URL पे जाएं, यहां से आप अपना OEM चेकआउट कर सकते हैं। ओके, हम लोग जरा ये लास्ट टाइम जब मैंने इनिशियल इंस्टॉलेशन करवाई थी तो मैंने ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी थी। अब जरा आ जाते हैं डिफरेंट टूल्स की तरफ। टूल्स में वी हैव अ लॉट ऑफ टूल, लाइक अब 11G के अंदर SQL प्लस टोटल आपकी DBA एक्टिविटीज के लिए डेडिकेट कर दिया गया। फ्रॉम लाइक 9i 10G 11G, जितनी भी डेटाबेस की मैनेजमेंट करनी है आप SQL प्लस यूटिलिटी सर्वर के ऊपर हैं तो आपको एज इट इज मिल जाएगा। लाइक लुक एट, आप सर्वर से डायरेक्ट लॉग इन हो जाएं, आपको कुछ नहीं करना, उसी टर्मिनल में अगर लोड लाइब्रेरी पाथ कॉन्फ़िगर्ड है तो जस्ट SQL प्लस लिखना है और किसी भी वैलिड यूजर का प्रेफरेंस दे दें, इट गॉन टू बी लॉग्ड इन, डायरेक्ट लॉग इन हो गया। हाँ, अगर क्लाइंट के तौर पे है, अब ये क्लाइंट पे डिपेंडेंट है कि भाई क्लाइंट किस लोकेशन पे है। ठीक है, अब लाइक अगर मेरे पास यहाँ पे आई हैव सो मेनी टूल्स, लाइक मेरे पास यहाँ पे टोड अवेलेबल है, यहाँ पे जिसे कहते हैं ओरिजिनल 10G एज अ क्लाइंट इंस्टॉल्ड है, यहाँ से आपने होना है तो फिर आपको नेटवर्क कंप्लीट सेटिंग्स, आपकी नेटवर्क सेटिंग्स 100% रेडी होनी चाहिए, यहाँ से यू कैन लॉग इन। ठीक है,
बट थिंग इज दैट कि नेटवर्क की सेटिंग्स जो भी हैं वो हमारा अगला चैप्टर है, उसमें डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होनी चाहिए, 2 टीयर बेस्ड कौन सी हैं, एन टीयर बेस्ड कौन सी हैं। एसक्यूएल डेवलपर सेपरेट कर दिया गया, जस्ट लाइक जैसे पहला एसक्यूएल डेवलपर है, ये GUI बेस्ड टूल है कंप्लीट, ये सेपरेट क्लाइंट के साथ इंस्टॉल होता है, सेपरेट ग्राफिक्स देता है, इसमें एसक्यूएल वर्कशीट वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। आप पहला एसक्यूएल कोड चाहे टोड यूज़ कर लें, डिफरेंट टूल्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, थर्ड पार्टी यूज़ कर सकते हैं, ऑरेकल के अपनी यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखिए कि SQL प्लस एक तरीका तो ये है, जैसे मैं अभी लॉग इन हुआ है SQL प्लस स्कॉट टाइगर या HR के साथ आप लॉग इन हो, जब तक टर्मिनल का लाइफ साइकिल है या जब तक आप एग्जिट या डिस्कनेक्ट नहीं लिख देते, आप डेटाबेस के साथ कनेक्टेड रहते हैं। आप इंटरेक्टिव मोड के अंदर जो मर्जी कमांड चलाएं, बट इंटरेक्टिव मोड में, इंटरेक्टिव मीन कमांड बाय कमांड आप देंगे तो अगली कमांड चलेगी। हाँ, बैज मोड इज समथिंग एल्स। बैज मोड के लिए अब आपको क्या करनी पड़ेगी, शेल स्क्रिप्टिंग। अगर आपका बैश, ठीक है, आपका बॉर्न शेल या कॉर्न शेल है तो स्क्रिप्ट लिखने का वे डिफरेंट है, और अगर आपका सी शेल है तो फिर आपका स्क्रिप्ट लिखने का वे डिफरेंट है, क्योंकि आप बाय डिफॉल्ट बैश बॉर्न शेल यूज कर रहे होते हैं। तो इसके लिए आपको .sh कोई भी, आप vi के बाद कोई पहले तो वो पाथ चूज करें जहां पे आपको प्रिविलेजेस हैं। आपको पता है कि यहाँ पे करंट वन डायरेक्टरी में सिर्फ U01 के ऊपर, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर ऑरेकल है, उसको सिर्फ U01 माउंट पॉइंट के ऊपर प्रिविलेजेस हैं रीड राइट एग्जीक्यूट करने की। तो आप अपने जितने भी स्क्रिप्ट्स बनाएं उनकी पहले कोई डायरेक्टरी चूज कर लें। यूजुअली देखिए एडमिन के अंदर स्क्रिप्ट्स के नाम का ये फोल्डर आपने बनाया हुआ है, इसमें आपने डायक के अंदर होगा यहाँ पे कोई सा भी एक डेडिकेट कर लें जिसमें आप स्क्रिप्ट्स वगैरह बना के अपने सारे के सारे सेव कर लें, ठीक है, और हमेशा वहीं से इनिशिएट किया करें। इट्स अप टू यू, कोई भी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर चूज कर लें। स्क्रिप्ट लिखने का वे यूनिक्स है, केस सेंसिटिविटी होगी सिंपल शेल स्क्रिप्ट की एक्सटेंशन .sh होनी चाहिए, नाम कुछ भी हो, लाइक abc.sh, vi abc.sh, और उसमें आपने कोडिंग क्या करनी है, टूल का नाम, पैस, और यहाँ पे डिफरेंट वेज हो सकते हैं। पैस अगर किसी पासवर्ड फाइल में सेव है, किसी फाइल का रेफरेंस देना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। पैस यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं, ये भी काम हो सकता है। और आपने डिक्लेयर किया है कि इस यूटिलिटी का इफेक्ट कहाँ तक होगा, एंड ऑफ फाइल, गो टू एंड ऑफ फाइल यहाँ तक, इसके दरमियान जो कुछ भी आप चलाना चाहते हैं चलाएं, उसके ऊपर इस पैस और इस यूटिलिटी के इफेक्ट्स होंगे। यहाँ पे आपने जो भी पहला एसक्यूएल कोड चलाना है चलाएं, एसक्यूएल, पहला एसक्यूएल और वट एवर यू वांट टू डू ऑन एसक्यूएल प्लस, वो तमाम एक्टिविटीज जो एसक्यूएल प्लस अलाउ करता है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। किसी, ये सारा काम बजाय डायरेक्ट इसमें लिखने के किसी और एसक्यूएल फाइल में लिखना चाहते हैं और एसक्यूएल फाइल को इधर कॉल करना चाहते हैं तो ये भी काम हो सकता है, ये आप पे डिपेंडेंट है, ठीक है। और बस आपने क्या करना है, जहां तक एंड ऑफ फाइल है इसके बाद यू हैव टू राइट एन एग्जिट कीवर्ड, ताकि अब क्या होगा, जैसे ही आप इसे कॉल किया करेंगे sh स्क्रिप्ट, जस्ट लाइक जैसे आप रन installer.sh को कॉल करते थे, स्क्रिप्ट का नेम .sh डायरेक्ट कॉल करेंगे, वो आपको आउटपुट डायरेक्ट आपके टर्मिनल पे यूं दिखा दिया करेगा, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि आपने स्क्रिप्ट फाइल्स हमें कब बनानी पड़ती हैं। देखिए ऑटोमेटेड जॉब्स के लिए यूजुअली दो मेथोडोलॉजीज ज़्यादातर की जाती हैं। एक तरीका तो ये है कि आप EM पे चले जाएं, OEM, Oracle एंटरप्राइज मैनेजर, अगर वो ग्रिड एनेबल्ड है तो वो आपको बहुत ब्यूटीज देता है। आप वहाँ पे शेल स्क्रिप्ट भी ग्राफिकली डिज़ाइन कर सकते हैं, सारे वो पीछे शेल खुद ही जनरेट कर देता है, स्क्रिप्ट खुद ही जनरेट कर देता है। और नंबर 2, आपको ये देखना होता है कि जो आप काम करना चाहते हैं क्या वो प्योर डेटाबेस पैकेजेस के साथ हो जाएगा या आपको डुअल काम करना पड़ेगा, मीन इन द सेंस कि आपको 50% PL SQL एंड 50% शेल स्क्रिप्ट लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, लाइक अ पर्ल और जो भी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम नेटिव लैंग्वेज है। अगर तो प्योर ऐसे टास्क हैं जो कि सारे के सारे एज अ होल टास्क DBMS जॉब के साथ ही फुलफिल हो जाते हैं, लाइक आपने एक टेबल से वैल्यूज गेट करनी है, दूसरे टेबल में इंसर्ट करनी है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कोई फाइल बनाएं उसमें पेस्ट करें, नो, आप डायरेक्ट SQL की कमांड ऐसी लिख सकते हैं, डायरेक्ट PL SQL का कोड ऐसा लिख सकते हैं।
अगर तो ऐसे सारे काम हैं तो फिर आपको ये नहीं करना पड़ेगा, डू नॉट क्रिएट एनी शेल स्क्रिप्ट। आप डायरेक्ट डीबीएमएस जॉब क्रिएट करें और फिर डीबीएमएस जॉब को ब्रेक करना, अनब्रेक करना, हॉल्ट करना, कब चलेगी, कितने मोमेंट्स के बाद चलेगी, वो सब कुछ आप स्काईएल में डिफाइन कर देंगे। वो इवेंट बेस्ड भी हो सकता है, वो टाइम ट्रिगर्ड भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स स्काईएल भी हो सकता है। हाँ, अगर आपको कोई ऐसी ऑटोमेटेड जॉब करनी है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी इन्वॉल्व हो, लाइक कि मेरे पास एक माउंट पॉइंट है, आप चाहते हैं कि पहले 3-4 डिफरेंट डेटाबेसेस हैं, डेटाबेसेस से रिकॉर्ड रिट्रीव करने हैं, मुख्तलिफ डेटाबेसेस हैं, आप एक फोल्डर लेते हैं, आप कहते हैं जी तमाम रिकॉर्ड रिट्रीव होके किसी फ्लैट फाइल में पहले इंसर्ट हो जाएं, फिर ये फ्लैट फाइल पॉपुलेट हो, ये सिक्योर कॉपी या सिक्योर एफटीपी किसी रिमोट साइट पे हो जाए, फिर रिमोट साइट से कोई काम हो, या आप ये चाहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की भी लॉट ऑफ ऑपरेशंस आपने करने हैं, ठीक है, जिसमें फाइल सिस्टम यूज होता है, डायरेक्टरीज यूज होती हैं, यूनिक्स की कमांड्स यूज होती हैं। सो फिर ऐसी कॉम्प्लेक्स जॉब्स में आप खाली डीबीएमएस जॉब नहीं बना सकते, फिर इसके लिए हमें इसका स्काइलर यूज करना पड़ता है, जस्ट लाइक जैसे विंडोज स्काइलर यूज करते हैं तो यहाँ पे क्रॉन टैब होती है, आपको क्रॉन जॉब्स बनानी पड़ती हैं, क्रॉन टैब, उसमें आप उसकी एंट्रीज कर देते हैं कि कब चले, लाइक क्रॉन टैब फाइल क्या मांगती है आपसे, शेल स्क्रिप्ट का नाम, शेल स्क्रिप्ट जो भी anyone abc.sh शेल स्क्रिप्ट कब चले, उसका टाइम ड्यूरेशन बताएं और चलने के बाद वो लॉग फाइल किधर क्रिएट करें जिसमें सारे कुछ डंपिंग करेगा कि काम सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ, हुआ तो आपको एसएमएस ईमेल या कुछ भी आ जाए, ना हो तो भी एसएमएस ईमेल जहाँ कहीं पे भी जॉब ब्रेकअप हो वो आपको मिल जाए। सो आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं क्योंकि ऑटोमेटेड जॉब्स, ऑटोमेटेड टास्क आपको ऑपरेट करनी है किसी भी तरह से, चाहे डीबीएमएस जॉब्स हों, चाहे वो क्रॉन टैब जॉब्स हों। अब क्रॉन टैब के लिए आपको शेल स्क्रिप्ट, अच्छी शेल स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए। शेल स्क्रिप्टिंग के लिए सेपरेट बुक्स हैं, या मैनेजिंग ऑरेकल ऑन लिनक्स का एक सिलेबस है, उस सिलेबस से भी आपको इतनी हेल्प मिल जाती है कि आप इनिशियल स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। अब यूनिक्स में ये खासा ट्रिकी टफ काम होता है, मैं आपसे कह देता हूं कि एक बैकअप एंड रिकवरी की यूजर डेवलप्ड जॉब बनाएं जिसमें जितने भी यूनिक्स की कमांड्स के साथ 15 दिन पुरानी फाइल्स एक फोल्डर में कॉपी पेस्ट हो जाएं, उसमें से ऐसी फाइल्स जिनके नाम में आज की डेट से 5 दिन लेस हों वो कॉपी पेस्ट होकर किसी और लोकेशन पे सिक्योर कॉपी एफटीपी हो जाएं, बाकी किसी एक और सर्वर पे एफटीपी हो जाएं। सो इस कामों के लिए आपको ठीक ठाक यूनिक्स की जितनी भी यूटिलिटीज हैं, यानी कॉपी पेस्ट, जो भी हाउ टू फाइंड लिस्ट, ये तमाम चीज़ें आनी चाहिए, वो फिर आप सेपरेट शेल स्क्रिप्टिंग के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, शेल स्क्रिप्टिंग कोई सी भी किसी भी एक अच्छे शेल में आपको आनी चाहिए, आप खुद अपनी कोई सी भी एक अच्छी बुक लेके, क्योंकि आप अपने प्रैग्मेटिक किसी भी एकेडमिक्स में लाइक बीएस और एमएस के अंदर आप 3GLs वगैरह में काम करके आए होते हैं, यहाँ पे भी फॉर का लूप, वाइल का लूप, डू वाइल का लूप, मोर और लेस, एक्सेप्शन हैंडलिंग, सब चीज़ें वैसे ही होती हैं जैसे किसी सी प्लस प्लस और जावा और टाइप लैंग्वेज के अंदर होती हैं। हाँ, सिंटैक्स उससे हार्ड है खासा और ट्रिकी है, सिंटैक्स में आप इसमें लूप के अंदर लूप आपका अपना लूप बन जाता है क्योंकि इसमें स्टार्ट और एंड वगैरह कुछ नहीं होते। ठीक है, यूनिक्स है, यूनिक्स की अपनी जो सिम्बोलॉजी है और बहुत क्वाइट क्लीन सी चीज़ें हैं। आपको अच्छी स्क्रिप्टिंग अगर आती है तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी, एल्स वही काम आप लिख लिख के रह जाएंगे। या फिर रेडीमेड स्क्रिप्ट्स की भी बड़ी साइट्स हैं, गूगल जिंदाबाद, ठीक है, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे लॉट ऑफ डीबीएस के, ठीक है, नॉलेज शेयरिंग इज़ नॉट अ बैड थिंग, लेकिन ये नहीं कि बेचारे जिस ऑथर ने लिखा है, ठीक है, उसका चाहे नाम नीचे लिखा रहने दें, अपना नाम ना लिखें उसकी जगह। और ये कि आप उससे कोई अगली वेल डिफाइन करना चाहते हैं तो आप डेवलप कर सकते हैं, ये कोई इतनी जिसे कहते हैं ऐसी चीज़ नहीं है। ठीक है, हाँ, प्रोफेशनली लाइक हैवी शेल स्क्रिप्टिंग होती है। लाइक मैं आपको चाहते कि यहाँ पे फाइल्स दिखा देता हूँ जिसमें ये देखिए, ये शेल स्क्रिप्ट्स, डिफरेंट एसएच स्क्रिप्ट्स बने पड़े हैं, जैसे OFS backup.sh,
सो इसमें देखिए एक्सपोर्ट जो भी डिफरेंट ओरेकल के पैरामीटर्स हैं किधर हैं, लाइक ये डिफरेंट डिफाइंड है पहले की, किधर से क्या पासवर्ड उठाना है। अब ये देखिए मिक्सचर लिखा हुआ है, पेलास्कल -s नो लॉग एंड ऑफ फाइल कनेक्ट। ये एक ओरेकल फाइनेंशियल की डेटाबेस है, वहाँ से जाओ क्या करो, कुछ टेबल ड्रॉप करनी है, कोई चीज़ें लुकअप करनी है, कोई इंडेक्सेस क्रिएट करने हैं, वो आपने सारा करने के बाद एंड ऑफ फाइल फिर आपने डिफरेंट लाइक HPUX के फ्लैग्स यूज़ किए हुए हैं, ठीक है, डिफरेंट वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज गेट की हुई है। यू कैन डू ऑल टाइप ऑफ डिफरेंट थिंग्स। ये बाप पे डिपेंडेंट होता है कि आपको कितनी अच्छी शेल स्क्रिप्टिंग आती है। यूनिक्स में एक चीज़ याद रखिएगा, वही काम 2 लाइनों में भी हो जाता है और वही काम 100 लाइनों में भी हो जाता है। जितना अच्छा एक्सप्लोर कर लेंगे उतनी शेल स्क्रिप्टिंग जिसे कहते हैं आपकी कम से कम होती जाती है और डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, ठीक है। एल्स आप लोग जिसे कहते हैं वो यूनिक्स आपको खपा देता है ठीक ठाक। हाँ जी, हाँ DBMS जॉब्स लाइक वो भी आएंगे हमारे पास, हमारी सिलेबस में भी है हाउ टू क्रिएट अ DBMS जॉब। सिर्फ जॉब ही नहीं, जॉब ग्रुप वगैरह भी बनाना, जॉब टेम्पलेट वगैरह भी बनाना। वो तो DBMS_job.create क्रिएट का उसका एक पैकेज होता है, आप डायरेक्ट एग्जीक्यूट करें, जॉब का नाम वो लेगा, जॉब क्या है, क्या कोई शेल स्क्रिप्ट है, क्या कोई प्योर DBMS जॉब है, हाइब्रिड है, क्या चीज़ है, वो आपसे सारे पैरामीटर्स लेता है। चाहे इस तरह से कर लें या डू लाइक दिस वन कि जब आप लिखने लगे SQL प्लस करने लगे @SQL स्क्रिप्ट का नाम आपने कॉल कर लिया है और इसके अंदर आपने सारी की सारी जो कोडिंग थी प्योर SQL की वो आपने यहाँ पे की हुई थी जी हाँ। लेकिन इस SQL फाइल के अंदर आप प्योर वही काम करेंगे क्योंकि ये आपकी डेटाबेस स्क्रिप्ट फाइल है, ये सिर्फ SQL का कोड एग्जीक्यूट कर सकती है, नॉट मोर देन दैट। अब आप क्योंकि जब आप ये शेल स्क्रिप्ट डिजाइन करते हैं तो शेल स्क्रिप्ट में तो यू हैव ऑप्शन मिक्स, कहीं पे ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड यूज कर रहे हैं, कहीं पे आप शेल स्क्रिप्ट को कॉल कर रहे हैं, कहीं पे आप एक शेल स्क्रिप्ट में दूसरे शेल स्क्रिप्ट को कॉल कर रहे हैं, कहीं पे आप SQL फाइल्स कॉल कर रहे हैं, तो आपकी ऑप्शन होती है। शेल स्क्रिप्ट आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देता है, लेकिन ये नेचर ऑफ जॉब पे डिपेंडेंट है। मैंने आपसे पहले कहा कि शेल स्क्रिप्ट आप उस वक्त यूज़ करेंगे जब ऑपरेटिंग सिस्टम की अदर यूटिलिटीज़ आपने यूज़ करनी है, ठीक है, लाइक फाइल सिस्टम यूज़ करना है, कॉपी पेस्ट, FTP, SSH या इस तरह की ऑप्शन यूज़ करनी है। प्योर DBMS जॉब्स ऐसे तमाम काम जो डेटाबेस की डोमेन के अंदर क्लीन कोड या प्रोसीजरल वे से हो जाते हैं, ठीक है, उसके लिए शेल स्क्रिप्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती। डन। अब आते हैं जी P फाइल्स के ऊपर। SQL फाइल देखिए जो हमारे पास चंद एक लिमिटेड एनवायरमेंट्स से वैल्यू लेना, एनवायरमेंट को कॉल करना, लेकिन वो सारे वेरिएबल्स होते हैं जो SQL प्लस अलाउ करता है, लाइक जो शो पैरामीटर ऑल के साथ, ठीक है ना, क्योंकि आप किसे कमेंट कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि जी ये फाइल चला दो @ abc.sql। इस फाइल ने चलना है किस एनवायरमेंट में, SQL प्लस। इस फाइल के अंदर वो तमाम काम होने चाहिए जिसको SQL प्लस रिकॉग्नाइज करता है या जिसको SQL प्लस चलाने की कैपेबिलिटी रखता है, वो काम नहीं होने चाहिए जो कि SQL प्लस नहीं कर सकता। ले सकते हैं हाँ। अब वो क्यों, क्योंकि अगर आप शो पैरामीटर या शो ऑल करें तो जो इस एनवायरमेंट के पैरामीटर्स होते हैं वो आपको शो कर देता है, और यहाँ पे वही पैरामीटर पास हो सकते हैं जो कि इस एनवायरमेंट के पैरामीटर हैं, वैल्यू पास नहीं हो सकती। अब देखिए जी फाइल्स में लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर P फाइल। इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फाइल्स, मैंने आपसे कहा था कि P फाइल्स दो तरह की होती हैं, वन इज कॉल्ड पैरामीटर फाइल, वन इज कॉल्ड सर्वर पैरामीटर फाइल, ठीक है। दोनों फाइल्स के अंदर डिफरेंस है। डिफरेंस हमने क्या कहा था कि जो आपकी ओरिजिनल फाइल होती है P फाइल वो ह्यूमन टेक्स्ट फॉर्मेट में होती है, आप उसे एडिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसका नाम क्या होता है, init.name.aura। SP फाइल उसका बाइनरी बैकअप इमेज होता है, बट बाइनरी शेप में होता है, आप उसे एडिट नहीं करेंगे और इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है। अगर कहीं पे SP फाइल भी और P फाइल भी है तो पहले SP फाइल पढ़ी जाएगी, अगर SP फाइल एब्सेंट है तो देन P फाइल पे आप जाएंगे। SP फाइल का नाम क्या होता है, SP फाइल seddname.aura।
दोनों को इंटरसिंक रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, सर्वर का ये रूल है कि ओरेकल सर्वर एसपी फाइल अगर पड़ी हो तो उसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है, वो उसको फौरन टेकअप करने की अटेम्प्ट करता है। अब ये देखिए कि हमारे पास चाहे पी फाइल है या एसपी फाइल है, हमारे पास चंद एक टाइप के पैरामीटर्स डिफाइंड है। पैरामीटर्स की कितनी नेचर है, कितनी टाइप्स हैं, यहाँ पे देखिए अगर मैं ओरेकल में जाता हूँ, आई एम गोइंग टू एडमिन, यहाँ पे पी फाइल का फोल्डर है। इट्स नॉट अ डिफॉल्ट पी फाइल, इट्स इनिट और आगे प्रोसेस आईडी है। बात पैरामीटर ऐसे हैं जो चेंज नहीं हो सकते, बात पैरामीटर ऐसे हैं जिनको चेंज करने के लिए शायद मुझे ओरेकल को शट करना पड़े। बात पैरामीटर ऐसे हैं कि आप रन टाइम पे डेटाबेस के साथ कनेक्टेड हैं, आप सिर्फ ऑल्टर सिस्टम ऑल्टर सेशन की कमांड लिखें तो वो सेट हो जाते हैं। सो पैरामीटर्स की यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स हैं। बात स्टैटिक पैरामीटर हैं जो चेंज नहीं हो सकते अनटिल अनलेस कि आप डेटाबेस ही पूरी की पूरी रिक्रिएट ना करें। जैसे कि डीबी ब्लॉक साइज, डेटाबेस रिक्रिएट करनी पड़ेगी, ये चेंज नहीं हो सकता। करैक्टर सेट का पैरामीटर होता है, वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, डेटाबेस का नेम है, ये चेंज नहीं हो सकता। सिड नेम है, चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, ये 3-4 ऐसे वेरिएबल्स हैं जो चेंज नहीं हो सकते। यू हैव टू रिक्रिएट योर डेटाबेस अगर चेंज करना चाहते हैं। बाद ऐसे पैरामीटर होते हैं जो डायनामिक इन नेचर होते हैं। डायनामिक मीन जैसे 2 लेवल्स पे आप उन्हें ऑल्टर कर सकते हैं, या तो सिस्टम लेवल पे, सिस्टम लेवल पे जब भी किसी को ऑल्टर करेंगे ऑल्टर सिस्टम की कमांड होगी, ऑल्टर सिस्टम सेट लाइक open underscore cursor is equal to 1000। ये कमांड ऑल सेशंस, डेटाबेस के जितने भी सेशंस हैं उसके ऊपर इफेक्टिव होगी। और अगर आप ऑल्टर सिस्टम की जगह ऑल्टर सेशन की कमांड लिखते हैं तो ये पैरामीटर सिर्फ करंट सेशन, जिस सेशन में ये कमांड आप लिख रहे हैं सिर्फ उसी सेशन के लिए इफेक्टिव है। These are डायनामिक पैरामीटर। डायनामिक पैरामीटर रन टाइम पे चेंज हो जाते हैं। अब ये देखिए कि ओरेकल में टोटल पैरामीटर भी $, पैरामीटर एक डेटा डिक्शनरी भी होता है, तो 200-250 के करीब पैरामीटर होते हैं। टोटल ओरेकल के 200-250 के करीब पैरामीटर हैं। आपकी डेटाबेस जो यहाँ पे ओडीएस है इसमें कितने हैं अभी काउंट कर लेते हैं, पता चल जाता है कि यहाँ पे इस एनवायरमेंट में हमारे पास कितने हैं टोटल। तो एज अ ये लॉगिन होना पड़ेगा। पैरामीटर है टोटल। ठीक है, और डिस्क्राइब कर लेते हैं इसको। नेम वैल्यू select name value from $, पैरामीटर। जी, हर एक पैरामीटर का नाम, पैरामीटर का नाम क्या है और आगे उसकी वैल्यू क्या है। मैक्स, डंप, फाइल साइज, अनलिमिटेड, ट्रेस, अनेबल, ट्रू, हर एक की देखिए वारचार, सो मैनी वैल्यूज हो सकती हैं। यहाँ पे जितने भी 289 पैरामीटर है सबकी वैल्यूज दिखा रहा है, जबकि पी फाइल में ऐसा नहीं है। अगर आप पी फाइल को देखते हैं तो पी फाइल के अंदर ये नहीं कि सारे पैरामीटर 289 के 289 हैं, या एसपी फाइल के अंदर 289 के 289 डिफाइंड नहीं होते, चंद एक डिफाइंड होते हैं। उसकी रीजन क्या होती है? ओरेकल ऐसा करता है कि पहले डिफॉल्ट टेम्पलेट, लाइक जब आपने डेटाबेस बनाई थी तो उसने कहा था मैं ORCL, आपने कहा था जर्नल पर्पस टेम्पलेट को फॉलो करो। जर्नल पर्पस टेम्पलेट में 289 पैरामीटर्स की चंद एक वैल्यूज दी हुई डिफॉल्ट, विच आर कॉल्ड ओरेकल डिफॉल्ट वैल्यूज। ओरेकल जिन पैरामीटर की आप वैल्यू चेंज नहीं करते उनकी वो डिफॉल्ट टेकअप कर लेता है, जिनकी आप चेंज करते हैं बास की चेंज करना मैंडेटरी होता है। लाइक जैसे कि डीबी नेम, वो आपसे याद है शुरू में जब डीबीसी आपने चलाया था तो उसने सिड नेम मांगा था, डीबी नेम मांगा था, कंट्रोल फाइल्स की लोकेशन मांगी थी, डेटाबेस का उसने आपको ब्लॉक साइज बताया था कितना होगा। तो ये 4 सिर्फ डीबी ब्लॉक साइज, सिड नेम, डीबी नेम एंड कंट्रोल फाइल की लोकेशन, अगर आप OMF यूज नहीं कर रहे या ASM यूज नहीं कर रहे तो ये 3-4 चीजें बताना मैंडेटरी होता है, बाकी वो टेम्पलेट से खुद ही इनहेरिट कर लेता है।
और आप बाकी सबको मॉडिफाई कर सकते हैं रन टाइम पर। हाँ, बाज ऐसे होंगे जिनके लिए ऑरेकल शट करना पड़ेगा, मैंने कहा वो स्टैटिक टाइप के पैरामीटर होते हैं, और बाज ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिन्हें आप रन टाइम पे चेंज कर सकते हैं ऑल्टर सिस्टम या ऑल्टर सेशन की कमांड के साथ। उसके लिए आपको डीबी शट नहीं करना पड़ता, दे आर कॉल्ड डायनामिक पैरामीटर्स। ये तो वो पैरामीटर्स हो गए विद रिस्पेक्ट टू देयर नेचर या नेचर ऑफ फॉर इफेक्टनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं। अगर आप बात करें कि विद रिस्पेक्ट टू वैल्यूज, तो वैल्यूज के अकॉर्डिंगली हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक हम बोलते हैं डिराइव्ड पैरामीटर्स, एक हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक पैरामीटर्स या ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट पैरामीटर्स। जैसे कि दो पैरामीटर होते हैं पी फाइल में, एक होता है जी सेशंस का पैरामीटर, एक होता है प्रोसेसेस का पैरामीटर। अब सेशंस का पैरामीटर प्रोसेसेस के पैरामीटर पे डिपेंडेंट होता है। अगर किसी ने प्रोसेसेस के पैरामीटर में वैल्यू लिखी हुई है 100, तो वो सेशंस में ग्रेटर देन 100 नहीं लिख सकता किसी भी सूरत में, क्योंकि उतने प्रोसेसेस एलोकेट ही नहीं होते। तो सेशन इज अ डिराइव्ड पैरामीटर जो कि डिपेंडेंट है प्रोसेसेस के पैरामीटर पे। लेकिन बास पैरामीटर ऐसे होते हैं जो ऑरेकल के टेम्पलेट पे भी डिपेंडेंट नहीं होते, बल्कि वो डिपेंडेंट होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे। जैसे कि डीबी ब्लॉक साइज, आपको याद है जब डीबीसी आपने चलाया था तो उसने 8 किलोबाइट वाली ऑप्शन एनग्रेव दी, उसने ऑप्शन दी नहीं थी कि आप 8K के अलावा कोई और चूज कर सकते हैं। तो बस 8K मजबूरी है क्योंकि आप ext3 फाइल सिस्टम यूज कर रहे हैं, आपने रूट ext3 के ऊपर माउंट की हुई है, फॉर्मेट की हुई है, डेफिनेटली 8KB से बड़ा नहीं बना सकते। ठीक है, तो चंद एक पैरामीटर्स की ऐसी वैल्यूज भी होती हैं कि आप चेंज करना चाहें भी तो आप नहीं कर पाएंगे। हाँ, फ्यू पैरामीटर्स की ऐसी वैल्यूज होती हैं यस जिसको आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि SGA का साइज है, PGA का साइज है, मैक्सिमम साइज है, ओपन कर्सर कितने हो, कितने ऑरेकल ब्लॉक्स पड़े। चलिए खैर अभी वन बाय वन पैरामीटर्स को पढ़ना शुरू करते हैं। पहला पैरामीटर है जी कंट्रोल अंडरस्कोर फाइल्स। लुक एट, अगर आप ये देखें तो पैरामीटर वैल्यू कैरेक्टर भी हो सकती है, न्यूमेरिक भी हो सकती है, टेक्सचुअल भी हो सकती है। चंद एक रूल्स आपको जो याद रखने हैं, अगर नंबर वैल्यू है डायरेक्ट नंबर वैल्यू लिख दें। एक से ज्यादा वैल्यूज जब भी होंगी तो दरमियान में कॉमा आएगा, कॉमा कॉमा के बाद अगली वैल्यू। जब कभी ऐसी वैल्यू हो जिसमें स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक डॉट अंडरस्कोर @ आता हो तो वो डबल कोट्स के साथ होती है, जैसे db अंडरस्कोर डोमेन orcl @oranet.com। ठीक है, तो वे डबल कोट्स के अंदर की। कंट्रोल फाइल, एक से ज्यादा फाइल्स हैं, 3 फाइल्स हैं, पैरेंथेसिस बिगिन पैरेंथेसिस एंड, डबल कोट्स के साथ फाइल का नाम, दरमियान में कॉमा, फिर डबल कोट्स, क्योंकि इसमें स्पेशल कैरेक्टर फ्रंट स्लैश आ रहा है, दरमियान में डॉट भी आ रहा है, इसलिए डबल कोट्स के साथ आपने इसको एनक्लोज किया। अब ये देखिए अगला है जी डीबी रिकवरी फाइल डेस्कटॉप का फ्लैश रिकवरी एरिया किधर हो। जैसे यहाँ पे देखिए शुरू में पहला था डीबी ब्लॉक साइज, एक ऑरेकल ब्लॉक का साइज कितना हो 8 किलोबाइट। ओपन कर्सर, आपका जो सर्वर प्रोसेस बनता है, आपने पढ़ा था कि जी यूजर प्रोसेस बनता है, यूजर प्रोसेस सर्वर प्रोसेस बनाता है, सर्वर प्रोसेस इंस्टेंस के साथ कम्युनिकेट करता है। सर्वर प्रोसेस और हर एक बैकग्राउंड प्रोसेस का अपना अपना PGA होता है, प्रोग्राम ग्लोबल एरिया। इस प्रोग्राम ग्लोबल एरिया में कितने कर्सर्स ओपन हों, कितने प्राइवेट एसक्यूएल एरियाज ओपन हों, वो आपने यहाँ पे बताया जी। हाउ मेनी ओपन कर्सर 300, एक सेशन में 300 कर्सर ओपन होने चाहिए। वो लोग जो कर्सर खेलते हैं PLSQL प्रोग्रामर, वो ये याद रख लें कि अगर उन्होंने ये अपना कोड PLSQL का चलाया इस मशीन के ऊपर, इस डेटाबेस के ऊपर, और जिसमें 300 प्लस कर्सर ओपन करने की अटेम्प्ट की, नहीं होंगे, एक्सेप्शन आ जाएगी PLSQL की। ठीक है, रीजन क्योंकि ओपन कर्सर में 300 वैल्यू लिखी हुई है। इंक्रीज कर दें दैन इट्स ओके। डीबी डोमेन, डीबी नेम, कंट्रोल फाइल्स किधर हैं, फ्लैश रिकवरी एरिया, और फ्लैश रिकवरी एरिया कितने साइज का 2 GB का। कंपैटिबिलिटी, इसका इंस्टेंस हमेशा कंपैटिबिलिटी में लीस्ट वैल्यू लिखती है। मुझे पता है कि 11.1.0.6.0, लेकिन कंपैटिबिलिटी में जितनी लीस्ट आप वर्जन फीचर्स आपने इससे लोअर डेटाबेस से इंपोर्ट करने हैं तो हो जाएगी। डायग्नोस्टिक डेप्थ, अगर आप नाम ही लिखें और आपने ऑरेकल बेस का पाथ और ADR हमेशा ऑरेकल बेस की बनती है। लुक एट ADR
ऑटोमेटिक डायग्नोस्टिक रिपोजिटरी जिसे आप बोलते हैं, ये डाइक के नाम से, ये ऑरेकल बेस्ड है, वन ऐप ऑरेकल। आपने डॉट बैश प्रोफाइल में डिफाइन किया है कि एक्सपोर्ट ऑरेकल बेस इज व्हाट दिस वन, ऑरेकल होम इज प्रोडक्ट 11.1.db_1, ठीक है। सो डायग्नोस्टिबिलिटी एडीआर, देन उसके बाद अगली ऑप्शंस, स्क्रीन ही बंद हो गई। देन आपने बताया जी मेमोरी टारगेट। लुक एट, हमारे पास यहाँ पे कोई कहीं पे आपको SGA टारगेट का पैरामीटर नहीं मिला। यहाँ पे अनलाइक 8i, 9i, 10G, 11G इज अ क्वाइट इंटेलिजेंट डेटाबेस। 11G के अंदर ये देखिए हमारे पास खासतौर पे मेमोरी के जो पैरामीटर्स हैं, 10G में एक पैरामीटर होता था SGA टारगेट। SGA टारगेट का मतलब क्या होता था कि आप इंस्टेंस को जितनी मेमोरी देना चाहते हैं वो यहाँ पे डिफाइन कर दें एक ही बार। क्या करेगा इंस्टेंस? 5 एरियाज, डेटाबेस बफर कैशे, शेयर्ड पूल, जावा पूल, स्ट्रीम पूल, लार्ज पूल। डेटाबेस बफर कैशे, रीडू लॉग बफर को छोड़ दें। इन 5 एरियाज को ऑटोमेटिकली खुद ही मेंटेन करेगा। SGA टारगेट इनका कलेक्टिव साइज होता था। अगर मैं 2GB लिख दूंगा 2G, तो इसका मतलब है कि ये 5 मेमोरी एरियाज खुद ही डिसाइड करेंगे 2GB के अंदर रहते हुए कि किसको कितनी मेमोरी मिलनी चाहिए। अगर अभी वैल्यूज ज्यादा रिट्रीव हो रही हैं, शायद डेटाबेस बफर कैश एक्सपैंड हो जाए और बाकी श्रिंक हो जाए। कुछ देर के बाद अगर आप PLSQL कोड चला रहे हैं तो शायद शेयर्ड पूल ओवरबर्डन हो जाए, ये एक्सपैंड हो जाए, बाकी सब श्रिंक हो जाए। लेकिन 10G तक प्रॉब्लम ये था कि आपको SGA की मेमोरी सेपरेट देनी पड़ती थी और PGA की मेमोरी सेपरेट देनी पड़ती थी, PGA एग्रीगेट टारगेट की शेप में। 11G ने प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दिया। 11G कहता है सिर्फ एक ही पैरामीटर को कॉन्फ़िगर करें, मेमोरी अंडरस्कोर टारगेट, एंड इट्स अ सिस्टम वाइड यूजेबल मेमोरी, ऑरेकल यूजेबल मेमोरी। अगर मैंने मेमोरी टारगेट में 2GB लिख दिया तो इसका मतलब है कि आपका SGA प्लस PGA दोनों मिल के 2GB मेमोरी टोटल टेकअप करेंगे। वो खुद ही डिसाइड करेंगे कि SGA को कितनी मेमोरी मिलनी चाहिए, PGA को कितनी मिलनी चाहिए, ठीक है। अनलाइक 10G यहाँ पे ऐसा नहीं होता। नंबर 2, मेमोरी टारगेट जब आप कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसमें SGA टारगेट ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाता है। इसकी P फाइल में कहीं पे आपको DB कैशे साइज, शेयर्ड पूल साइज, लार्ज पूल साइज, स्ट्रीम पूल साइज, जावा पूल साइज, ये 5 पैरामीटर नजर नहीं आएंगे। SGA टारगेट नजर नहीं आएगा। आपको सिर्फ एक पैरामीटर कॉन्फ़िगर करना है, मेमोरी टारगेट। अब जैसे आप पहले पढ़ के आते थे जी SGA मैक्स टारगेट, इसी तरह से होता है मेमोरी मैक्स टारगेट। मेमोरी मैक्स टारगेट ये होता है कि SGA PGA को टोटल मिला के मैक्सिमम कितनी मेमोरी दी जा सकती है। अगर आप सेट नहीं करते तो जो मेमोरी टारगेट में वैल्यू है वही मेमोरी मैक्स टारगेट में वैल्यू होती है। ऑरेकल स्ट्रांगली रिकमेंड करता है कि आप इस पैरामीटर को, अगर आपने मेमोरी टारगेट को कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो फिर आप SGA टारगेट को कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, आप PGA एग्रीगेट टारगेट को कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, शेयर्ड पूल साइज या इंडिविजुअल पूल साइज को कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ एक पैरामीटर, यू नीड ओनली दिस वन पैरामीटर, ये सारे पूल्स PGA SGA सबको खुद ही कॉन्फ़िगर करते हैं। आपको सिंपल मेमोरी बतानी है कि कितनी मेमोरी देनी है। ये ऑटोमेटिक शेयर्ड मेमोरी मैनेजमेंट एनेबल्ड है, ASMM एनेबल्ड है, ये ऑटोमेटिक सारे काम खुद ही कर देता है। हाँ, अगर आप नहीं करना चाहते मेमोरी टारगेट, फिर आपको SGA टारगेट इन 5 पूल्स की मेमोरी सेपरेट SGA को देनी पड़ेगी और PGA को ये वाला पैरामीटर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, PGA एग्रीगेट टारगेट, जो कि 4 टेराबाइट तक भी हो सकता है। कि लाइक ये मेमोरी क्या होती है कि तमाम सर्वर प्रोसेसेस, लाइक आपके डिफरेंट सर्वर प्रोसेसेस हैं, हर सर्वर प्रोसेस का अपना अपना PGA होता है, तमाम PGAs मिला के कलेक्टिवली एग्रीगेट मेमोरी कितनी टेकअप कर सकते हैं। It should be from 10 megabyte to 4 terabyte, not more than that. और अगर आप कहते हैं जी मुझे PGA टारगेट भी कॉन्फ़िगर नहीं करना,
मुझे मेमोरी टारगेट भी कॉन्फ़िगर नहीं करना, एसजीए टारगेट भी कॉन्फ़िगर नहीं करना, तो फिर आपको स्टैटिक पैरामीटर, आपको हर एक पूल का साइज बताना पड़ेगा। शेयर्ड पूल साइज, डीबी बफर कैशे साइज, जावा पूल साइज, स्ट्रीम पूल साइज, लार्ज पूल साइज, फिर आपको सेपरेट सेपरेट पैरामीटर देने पड़ेंगे। इसका मतलब है पैरामीटर आपस में डिपेंडेंसी भी रखते हैं। अब आपको विद रिस्पेक्ट टू टाइम जैसे जैसे आप आगे चैप्टर पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि कौन से पैरामीटर कॉन्फ़िगर्ड हों तो कौन से आप नहीं कर सकते, और अगर करने हैं तो मिनिमम वैल्यू कितनी देनी है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी देनी है, या मिड रेंज वैल्यू, या विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस एंड ट्यूनिंग कितनी वैल्यू देनी है। ये खैर विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही आप लोग समझ पाएंगे। एट अ मोमेंट जिसे कहते हैं आई एम नॉट कैपेबल एनफ कि कोई आपको रॉकेट साइंस वगैरह बता दी जाए, ठीक है। इसी तरह से देखिए अंडू मैनेजमेंट, नेक्स्ट वन पैरम, पी फाइल में आप आइए नीचे देखिए प्रोसेसेस 150 हैं, बहुत कम प्रोसेसेस हैं। ये तमाम प्रोसेसेस, तमाम बैकग्राउंड प्रोसेसेस, सर्वर प्रोसेसेस, इससे ज्यादा नहीं बन सकते 150 से। ऑडिट ट्रेल फाइल किस लोकेशन पे बनेगी, ऑडिट ट्रेल डेटाबेस है, रिमोट लॉगिन पासवर्ड फाइल एक्सक्लूसिव है, शेयर्ड सर्वर है ये आपका, इट्स नॉट अ ओडीएस सर्वर, इट्स ऑरेकल शेयर्ड सर्वर है ये। और अनडू टेबल स्पेस का नाम है अनडू TBS1, अनडू मैनेजमेंट बाय डिफॉल्ट ऑटो होती है इसमें। ये देखिए कि पी फाइल आपको खास पी फाइल और पी फाइल दोनों करें, साथ ही पी फाइल को ओपन करके उसमें वो पैरामीटर एडिट कर दिया करें, ताकि दोनों फाइल्स की जिसे कहते हैं स्पेक्स एक ही हो। एट अ मोमेंट इट्स नॉट योर पी फाइल। आपको पता है कि पी फाइल बाय डिफॉल्ट किधर होनी चाहिए, ऑरेकल होम के अंदर डीबीएस का फोल्डर होता है, जैसे यहाँ पे पड़ी हुई है एसपी फाइल orcl.aura, ऐसे ही आप यहाँ पे एक नई फाइल बनाएं। लुक एट, अभी आपकी पी फाइल ऑपरेशनल नहीं है, अगर आप इसको ऑपरेशनल करना चाहते हैं तो यू हैव टू डू व्हाट, लाइक मैं इसको इसका नाम कर रहा हूँ init.aura, डन। VI आपको पता है कि पी फाइल का नाम क्या होगा, init orcl.aura। अब देखिए, अब now it's perfectly all right।